कर देता हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, वो पता नहीं क्या हुआ, मैं जब किया था ना मुझे ऐसा लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया है ना, शायद, है ना, इसलिए वो रह गया होगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट, है ना, ऑफ दैट एटम। मतलब अगर हमें 1 मोल को दिखाना है कि उसका वेट कितना है, तो हम क्या करेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, अगर एटम की बात होगी। अगर 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल है तो जहां पर ग्राम एटॉमिक लिखा है वहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कर दो। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ऐसे यहाँ कर दीजिए मास ऑफ, यहाँ ऐड कर दो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम, यहाँ पे लिख दो मास ऑफ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे पता है फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज अ गुड मॉर्निंग, है ना, प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है, जब पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गलत नहीं है वैसे, ठीक है इशिका। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि देखने में ये रूल थोड़ा सा अटपटा सा है ना, बट प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा बोला जाता है, पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। बट जनरली जनरली जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते हैं वो उसका यूज नहीं करते हैं, है ना। देखना कभी गूगल पे सर्च करना फर्स्ट मीटिंग के बारे में, हाँ, फर्स्ट मीटिंग। मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल मैंने पढ़ाए थे ना, बस उसको मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ, सो दैट कि आप अपनी कॉपी में उसको लिख लें। मैंने लिखवाया मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम। 1 मोल ऑफ एनी एटम का मास का मतलब होता है उसका ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ दैट एटम। वैसे ही मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, जहाँ मॉलिक्यूल की बात होगी वहां मॉलिक्यूलर आ जाएगा, जहाँ एटम की बात होगी वहां पर एटॉमिक आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ कमेंट। हम्म। ठीक। आयंस का एग्जांपल अभी आएगा ना, अभी तो मैंने लिखाना स्टार्ट ही किया है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे। हम्म। ग्रो ग्राम 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 है, ग्राम। वेट ग्राम में लेते हैं ना। देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आयन, आयन का भी मास हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोनिक वेट, है ना, आयन का वेट ऑफ दैट आयन, है ना, हम आयन का वेट निकाल रहे हैं तो आयन, वैसे ये बुक में नहीं है बट आगे जाकर काम आएगा ये फॉर्मूला, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है। हम्म, जानिए देखो अब ये वाला मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए, ग्राम एटॉमिक मास, है ना, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तीनों आपस में बराबर है, देखिए। क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने बताया था जो मोल है वो नंबर ऑफ एटम्स को भी बताता है और किसी भी एटम के वेट को भी बताता है, ये मैंने कल बताया था ना।
यानी 1 मोल ऑफ एटम्स, अब न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे यूज करना है। 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब इतने सारे एटम्स के बराबर होता है 1 मोल, है ना, कल बताया था। और अगर 1 मोल ऑफ एटम का अगर हमको वेट देखना है कि मास कितना है, तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, उसके एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में। दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, है ना, नॉट सिंपली एटॉमिक मास, है ना। 1 मोल ऑफ किसी भी एटम का अगर 1 मोल का अगर आपको मास निकालना है तो ग्राम आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी करेंगे न्यूमेरिकल तो समझ में आ जाएगा, बस आप नोट करते जाइए। अच्छा, कभी कभी पूछता है मोलर मास क्यों, तो लिखिएगा मोलर मास। पहले ये सारे पॉइंट लिख लिया आप सबने। हम्म। अच्छा, ये अलग लिख दिया मैंने, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, अब ठीक है। मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। कोई आपसे पूछे मोलर मास का क्या मतलब है, किसी सब्सटेंस का मोलर मास का क्या मतलब है, तो बोलना उस सब्सटेंस का 1 मोल में जितना मास होगा, है ना, उसी को हम बोलेंगे मोलर मास। ये भी मैंने कल बताया था, समझाया भी था, ये मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लो इसका। ये मैंने समझाया। मोलर मास का मतलब बता रहा हूँ, मोलर मास किसके बराबर होता है, मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ, यस यस यस, सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा समझ सकते हो, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, खत्म। इज इट क्लियर? द यूनिट ऑफ मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम पर मोल। अभी जो लिखा मैंने वो वाला था ना? नहीं नहीं नहीं, ये वाला एक साथ, ये एक साथ है, ये अलग है। ठीक है, इतना लिख लिया सबने। हाँ, ये यूनिट लिखा है मैंने, द यूनिट ऑफ मोलर मास, द यूनिट ऑफ मोलर मास। क्यों लिखा मैंने ग्राम पर मोल? कोई बताएगा मुझे? यस यस, 1 मोल का कितना वेट है, अरे यही तो है ना, देखो देखो देखो, मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल का मतलब 1 मोल का वेट। आप किस में निकालते हो? अरे ग्राम्स में तो निकालोगे ना, अगर मान लो एटम है तो, सॉरी, कुछ भी हो, एटम या मॉलिक्यूल हो, वेट तो हम ग्राम में ही निकालेंगे ना, तो कुछ भी ग्राम में आएगा ना। पर मोल मतलब 1 मोल में कितना ग्राम है, हो सकता है 2 मोल में निकालना हो, 3 मोल में निकालना हो, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ, अभी लिख लो इसको सिर्फ, है ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिख लिया इतना? यस। हाँ। यस। बताओ।
हाँ, आपका बुक दिख रहा है मुझे, अभी साफ साफ विजिबल नहीं है। ये सिंबल कुछ दिख रहा है, ये पुराना पुराना जो सिंबल्स है ना, ये डाल्टन के टाइम का ये जो सिंबल्स है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है शिका। हेलो, कैसे शिका? हाँ बताओ। हम्म। ये नहीं 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 नहीं, ये जो सिंबल्स दिखा रहे हैं ये सारे आउटडेटेड हो गए। ये डाल्टन ने अपने टाइम में सिंबल्स को, मतलब एलिमेंट के सिंबल को दिखाने के लिए इस टाइप से बनाया था, बट बाद में ये आउटडेट हो गया, अब हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है शिका, बुक्स में गिवन है। जब मैंने पढ़ाया था तो बताया भी था कि डाल्टन ने भी ना अपने हिसाब से सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के, बट वो सिंबल्स रेलिवेंट नहीं थे। रेलिवेंट मतलब वो बहुत डिफिकल्ट था उसको समझना, है ना। कहीं स्टार लगा दिया, कहीं ट्रायंगल बना दिया, कहीं अल्फाबेट लिख दिया, मतलब कोई डिफाइंड रूल नहीं था। इजंट इट ऋषिका? फिर बाद में जो साइंटिस्ट आए हैं ना, उन्होंने बताया कि नहीं, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उस एलिमेंट का जो अंग्रेजी नाम है, इंग्लिश नेम है, उसका फर्स्ट लेटर ले लो, फर्स्ट कैपिटल लेटर ले लो। और कुछ एक्सेप्शनल थे जिसमें कुछ लैटिन नेम्स भी मैंने हम लोगों ने लिए थे। मोल, वन मोल ऑफ, कहाँ लिखा है ग्राम एटम? अच्छा, कहीं आप पूछ रहे हो क्या? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है उसका जो वेट है वो ग्राम में लिख दो। देखो, ग्राम एटॉमिक मास मतलब जो उसका एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिख दो, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इज इट राइट? हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? इसी का समझ में नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ, देखो। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है, एटम की बात हो रही है, मास ऑफ हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1। और यहाँ ग्राम का मतलब यहाँ ग्राम ऐड कर दीजिए। मैंने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या बताया था, देखो। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या बताया था? वो बताया था 1 U। याद है? एटॉमिक मास, अगर सिर्फ एटॉमिक मास लिखा हुआ है तो 1 U होगा। ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है तो उसमें ग्राम ऐड कर देना है, यू हट जाए। अब क्लियर है? अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, बहुत सारे करेंगे न्यूमेरिकल्स तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ, तो यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाह रहा था कि मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो मोलर मास और क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स भी तो बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी तो बताता है। बताओ। इसका मतलब, देखो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इक्वेट हो जाती हैं। मोलर मास का मतलब ये होता है 1 मोल का जो मास। अब किसी, अच्छा मुझे बताओ, जो कल मैंने एग्जांपल बताया था कि आप बाजार में जा रहे हैं पोटैटो खरीदने के लिए, है ना। किसी ने बोला 1 kg आलू दे दो, और किसी ने बोला मुझे 50 आलू दे दो। अब हो सकता है कि वो 50 आलू का वजन 1 किलो हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हम इस तरीके से नंबर ऑफ पोटैटोज को हम काउंट करें, है ना, कि हमने नंबर्स में जितने पोटैटोज लिए हैं और उसका अगर हम वेट करें तो 1 किलो हो जाए। हो सकता है ऐसा? बताओ, हो सकता है कि नहीं? नो सर, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, आप सुनो सुनो सुनो, आज आप आलू लेके आना, मार्केट से कोई भी लेके आएगा, आप गिन देना उसको, मुझे बताना कितने आलू थे। फिर मैं डिफाइन कर दूंगा कि अच्छा 50 आलू बराबर 1 किलोग्राम। फिर आप बोलोगे सर वेट को आप नंबर्स में क्यों लिख रहे हो? फिर आपका कंफ्यूजन आएगा ना इसी का। तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, आलू के जो नंबर्स हैं हम फिर उसका वेट भी तो निकाल सकते हैं ना। नहीं निकाल सकते हैं? कल मैंने मोल्स के बारे में यही तो बताया था कि मोल बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है।
बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम्स को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ आयंस को, ग्राम एटॉमिक वेट को, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को, हर चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो मोलर मास का मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अब वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, याद है? यस, तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा ना। अरे यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, वही चीज तो मैं दोबारा से लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही बात, तो जहां भी वन मोल आएगा इतने सारे पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे, मतलब इतने सारे पार्टिकल्स का जो वेट होगा वही होगा ग्राम एटॉमिक वेट, उसी को आप बोलते हो मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। इज इट राइट? वन मोल में सब कुछ है, वन मोल में वेट भी है, वन मोल में नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ही तो वेट निकाल रहे हैं। कल जो मैंने प्रूव करके बताया था 16 ग्राम ऑक्सीजन का कैसे आया, है ना? चलो इतना लिख लिया सबने। चलो मेरे ख्याल से इतना काफी है, इसमें अब आपका काम हो जाएगा। देखो कुछ फार्मूले भी है इसमें, बट फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, फिर फार्मूले से क्या होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे क्या है ये, मतलब पुट द वैल्यू गेट रिजल्ट टाइप का। तो मैं फार्मूला अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है लास्ट में लिखवा दूंगा। अभी मैं सिर्फ ना कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्यूशन निकालना है न्यूमेरिकल्स का। मैं रब कर दूं इसको, जल्दी बताइए, रब कर दें? चलो ठीक। अब इतना कुछ बताया ना, अब इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, मतलब यूज करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करेंगे उसको देखो। जैसे एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। हम्म, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मासेज ऑफ, कैलकुलेट द मोलर मासेज ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। क्या आपके पास, सबके पास एनसीईआरटी की बुक है क्या? है ना, तो उसमें आप मैच कर लेना, यही क्वेश्चन होगा। फर्स्ट है इथाइन, C2H2। सेकंड है सल्फर मॉलिक्यूल। क्या होता है सल्फर मॉलिक्यूल का? S8 होता है ना, सल्फर एटम S होता है, मॉलिक्यूल S8, बताया था ना। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, आप थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना, मे भी कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, स्पेलिंग पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और लास्ट है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, कुछ कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। इन सब का मोलर मास निकालना। इन सब का क्या करना है, मोलर मास निकालना। दिख रहा है ना सबको, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? जल्दी बताइए। अच्छा, मोलर मास निकालना है, मतलब मोलर मास की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताइए।
हाँ, ग्राम, ग्राम पर मोल, इसका मतलब यूनिट साथ में लिखेंगे अपन। देखो अब क्वेश्चन को समझना, मोलर मास बोल रहा है, अगर ये बोलता कि मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तब हम उसके यूनिट सिर्फ ग्राम लिखते हैं। अगर बोलता ग्राम एटॉमिक वेट निकालो, तब हम ग्राम लिखते हैं। यहाँ मोलर मास बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, मोलर मास बोल रहा है, ठीक है, तो हम इसको ग्राम्स पर मोल में निकालें। अब जैसे मोलर मास ऑफ फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट का सॉल्यूशन, यस, C2H2 26 आ रहा है, सही है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ C2H2 इज इक्वल टू, अब C2H2 का मोलर मास निकालना है, तो इसमें क्या क्या है, किसका किसका मास आएगा, कार्बन एटम का आएगा, और किसका आएगा, हाइड्रोजन एटम। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, 2 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 होता है, प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। अभी हम ग्राम अब नहीं लिखेंगे, लास्ट में कर देंगे उसको ग्राम पर। ये हो जाएगा 26, यूनिट लिख देंगे ग्राम्स पर मोल, क्योंकि मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल में कितना वेट है ना, एक मोल में कितना वेट है, तो एक मोल में कितना है, 26 ग्राम है ना। लेकिन चूंकि मोलर मास बोला है, इसलिए हम बोल रहे हैं 26 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का वजन कितना है, 26 ग्राम, है ना। तो यूनिट हम ऐसे लिखेंगे, 26 ग्राम पर मोल। आप ऐसे ही सबका निकाल लोगे क्या, होमवर्क दे दूं, जल्दी बताओ। अगर आपको सबका एटॉमिक मास पता है तो निकाल लोगे ना, टेबल तो मैंने दे ही दिया है, आप निकाल लेना, मैं आपको सबका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले का 26 है, सेकंड वाले का 256 है, इसका आंसर निकाल लेना। थर्ड वाले का फास्फोरस मॉलिक्यूल का आ रहा है 124 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट कर दीजिएगा। क्लोरीन का कितना आएगा, 36 है ना, 35.5 तो क्लोरीन का होता है, तो ऐसे ही दिख रहा है। और HNO3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, कैलकुलेट कर दीजिएगा, ये 63 ग्राम पर मोल है। चलो जल्दी से नोट कर लो, बाकी मैंने सबका आंसर दे दिया, निकाल लो। 63 लिखा मैंने, अब ठीक है। चलो नोट कर लिया, रब करूं मैं, अच्छा ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का देखो सारा क्वेश्चन करना है आपको। हो गया, अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो। ठीक है, क्या बन गया, अच्छा सॉल्व कर लिया, गुड। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी का ही है। देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles of aluminum atom, what is the mass of 4 moles of 4 moles of aluminum atom? 4 मोल्स का निकालना है, कैसे हुआ, ठीक है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, चलो मैं इसको मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है कोमल, बिल्कुल सही। अब देखो बोल रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम, तो सबसे पहले तो हम 1 मोल का निकाल लेंगे, है ना। सबसे पहले किसका निकाल लेंगे? 1 मोल का। अब मुझे बताओ, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, देखो मास, मास की बात हो रही है ना, तो लिख रहा हूँ मैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। देखो मैंने आपकी कॉपी में नोट्स लिखा है, बताइए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसी भी एटम का, 1 मोल का मास क्या होता है उसका? ग्राम एटॉमिक मास होता है। अरे एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अभी आपकी कॉपी में आज ही लिखवाया है नोट्स, देखो जरा मैच करो। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम मतलब एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इन ग्राम कितना होता है? 26 ग्राम। जल्दी बताइए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंस मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम is equal to 26 gram. Therefore, mass of 4 moles of aluminum atom, अगर एक का 27 तो चार का तो ज्यादा ही होगा, कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। 4 into 27 ग्राम इज कमिंग आउट टू बी 108 ग्राम। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। देखो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मेरे को तो डायरेक्ट 27 ग्राम लिख देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सबको पता है 1 मोल, किसी भी एटम का 1 मोल का अगर मैं वेट निकालूं तो उसका ग्राम एटॉमिक वेट होता है। इज इट राइट? हर्ष समझ में आ रही है आपको? हर्ष, हाँ ठीक है। रोशन आपको समझ में आ रहा है? रोशन बोलो। आवाज नहीं जा रही क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये भी एनसीईआरटी में है वो क्वेश्चन, जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, बहुत आसान। चलो समझ में आ गया तो फिर मैं आगे चलूं, जल्दी बताइए। आगे चले, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? वाटिका, इज इट क्लियर? वाटिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर देयर, हाउ मेनी moles are there, how many moles are there in 5 grams of calcium, in 5 grams of calcium, 5 gram of calcium, atomic mass given है, atomic mass of calcium कितना होता है? 40 U। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 40 U। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 5 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम का कितना मोल होगा, कैसे निकालेंगे? जब भी क्वेश्चन मोल से रिलेटेड हो ना, हमेशा उसको 1 मोल में निकालने की कोशिश करो, सो ग्राम एटॉमिक वेट में निकालने की कोशिश करो, है ना, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? हाँ, हाँ 40 को क्या करेंगे? सोचो, क्वेश्चन तो बहुत आसान है।
यस। हाँ इशिका बताओ। ट्राई करो थोड़ा सा, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। क्वेश्चन अलग अलग आएगा ना, एक ही टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ना आएंगे इशिका। क्या 8? आंसर, आंसर 8 मोल। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ दैट पॉसिबल? तो 1 मोल में 40 ग्राम होता है, और तो 40 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 5 ग्राम कैसे हो जाएगा 8 मोल? कम होना चाहिए ना, आप तो ज्यादा ही कर दिया आपने। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। हाँ करो। हम्म, हम्म। कोई बात नहीं है अभी। एक मिनट, एक मिनट, एक साथ मत बोलो। 40 बाई, फिर उल्टा कर दिया, फिर तो वाटिका वाला आंसर आ गया। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। अब थोड़ी देर के लिए सब अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। स्विच ऑफ द माइक्रोफोन। यस ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, अभी कोई बोलेगा नहीं। पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो जैसे ही कैल्शियम का नाम लिया, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास दिमाग में लेके आओ। कितना होता है, गिवन है एटॉमिक मास 40 U। अगर एटॉमिक मास 40 U है, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 40 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 40 ग्राम। और आपको ये पता है कि किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ दैट एटम के बराबर होता है। सबको पता है, सबको पता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि सिंस 40 ग्राम ऑफ calcium is equal to 1 mole of calcium। अब माइक्रोफोन ऑन करो और बताओ, ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दो कि सर समझ में नहीं आया। अरे किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है। अब अभी कॉपी में लिखवाया, आज ही लिखवाया, जरा देखो, देखो जरा देख लो एक बार फिर से। देख लिया ना? हाँ। तो जब भी कोई भी एटम दिखे ना, तो सबसे पहले उसका ना ग्राम एटॉमिक मास दिमाग में रखो। अच्छा 40 U, ये तो एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ? 40 ग्राम। अरे किसी का ग्राम एटॉमिक मास ही तो होता है उसका 1 मोल, तो लिख दिया 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो अगर 40 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अच्छा यूनिटरी मेथड पढ़ा है ना आप लोगों ने, बचपन में ही पढ़ाया जाता है यूनिटरी मेथड। इतने में इतना तो इतने में कितना। तो 40 ग्राम में 1 है, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना हो जाएगा बताओ? 1/40 मोल्स ऑफ कैल्शियम। बताओ। देयरफॉर आपसे पूछा कितने में जा रहा है? 5 ग्राम में पूछा जा रहा है। देयरफॉर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मोल्स ऑफ कैल्शियम आ गया। सो द आंसर इज 1/8, या फिर 1/8 को कर देंगे तो 0.125। so this is final answer, 0.125 moles of calcium, and this is your final answer। क्या 1:8 लिखा तो है, 1:8। रेशियो 1 और 8 मतलब। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा ये बोल रहे हो ऐसे 1:8 ऐसा?
तो 1:8 सॉल्व तो करना पड़ेगा ना इशिका। इशिका आपको 1:8 फ्रैक्शन में तो नहीं छोड़ सकते है ना, आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो 1:8 लिखो या 1/8 लिखो, एक ही बात है। अब वहां पर मैंने 1:8 लिखा था। हाँ, पॉइंट में सॉल्व करना चाहिए। अब आंसर 4/3 आ रहा है तो क्या करते हो आप, इसको पॉइंट में लिखते हो ना, है ना, लिख देना चाहिए पॉइंट में, सही रहता है। और नहीं, गलत नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा गलत होगा, बट लिख देना चाहिए बस, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये मतलब ये सिलसिला चलता आ रहा है सदियों से, है ना। तो सॉल्व करके लिख देना चाहिए, सही रहता है। ठीक है इशिका। अच्छा, अब आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये आपने ऐसे क्या कर दिया, चलो ठीक है समझ में आया। कुछ लोग बोलेंगे सर एक रेडीमेड फार्मूला दे दो ना सर, है ना। तो अब मैं आपको रेडीमेड फार्मूला देने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। देखो यहाँ पर कैल्शियम है, एटम है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। अगर किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना हो तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, उस एटम का मास लिख लीजिए, मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, ये फार्मूला है। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में मैं तो फार्मूला कभी भी नहीं बोलता हूँ यूज करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप फार्मूला याद रखोगे ना तो आपका ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, अगर इसको भूल गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बोलो कि अंडरस्टैंडिंग वाले तरीका ये है, अंडरस्टैंडिंग वाला तरीका, है ना, कि हम स्टार्ट कैसे करें। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 1 मोल के बराबर होगा, तो 1 में इतना, 5 में इतना। नहीं, दोनों ही सही है, दोनों मेथड सही है। यूनिटरी मेथड, इसको तो यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ये आप डायरेक्ट फार्मूले पे हैं। देखो डायरेक्ट फार्मूला मतलब अगर आपको मोल्स निकालना है तो सबसे पहले जो भी एटम दिया हुआ, वेट दिया हुआ है, मास ऑफ एटम इन ग्राम, 5 ग्राम दे रखा है ना, उसको डिवाइड कर दो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम से। तो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 40। ये हो जाएगा 1/8। यहाँ से आपको जो अच्छा लग रहा है देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ये डायरेक्ट यहाँ इतना भी लिख सकते हैं 0.125, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, कैल्शियम एटम मतलब ये तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कैल्शियम एटम लिखना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आई ये बात। ये जो फॉर्मूला है देखो, ये कहाँ से आ रही है, यहीं से तो आया है, देखो 5/40, देखो ना, ये जो फॉर्मूला है यहीं से तो आया है। मैं हमेशा ना स्टूडेंट्स को ना हमेशा यही वाला अप्रोच अपनाने को कहता हूँ, क्योंकि इसमें आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना वो डेवलप होती है। फार्मूले से थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप होता है। आपको लगेगा फार्मूला ऐसा है, हाँ तो यहाँ पे मास ऑफ एटम डाल दो, नीचे ग्राम एटॉमिक मास डाल दो, समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ गया, बच्चे खुश। हाँ तभी तो फार्मूले याद रखते हैं, तभी तो हाँ। देखो जहां पर फार्मूले पे डिपेंड होता है, बट उस फार्मूले को समझना भी तो बहुत जरूरी है कि फार्मूला आया कहाँ से, नहीं तो फिर समझ। हाँ, तो ये फार्मूला यहीं से आया है ना। और केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में, खासकर मोलर कॉन्सेप्ट में, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं, है ना। फार्मूला भी है, ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालना है तो मास ऑफ एटम ग्राम लिख दो, अपन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटम। अब मान लो इसी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, इसी में चेंज करना होगा, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम में आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, अकॉर्डिंगली चेंज कर लोगे ना। ये सब नो। चलो रब कर दे इसको, जल्दी बताइए। क्या
हाँ देखो ना, हाउ मेनी मोल्स पूछा है ना आपसे, कितने मोल्स हैं, तो आंसर में मोल्स ही तो लिखोगे ना। 0.124 मोल्स किसका है, कैल्शियम का, इसलिए कैल्शियम लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी लिख दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं। या यहाँ यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिख ही दिया आपने, तो फिर से मोल्स क्यों लिखोगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ ग्राम नहीं लिखना इशिका, यहाँ ग्राम नहीं लिखना, ये नंबर ऑफ मोल्स को बता रहा है। नहीं, ये नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, कितने मोल्स हैं। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन आसान था, बस समझना था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। कैलकुलेट द number of iron atoms. Calculate the number of iron atoms in a piece of iron. In a piece of iron. Calculate the number of iron atoms in a piece of iron weighing 2.8 grams. Weighing 2.8 grams. Atomic mass of iron given है, ज्यादातर आपको given रहेगा। Atomic mass of iron ये given है, ये है ना 56 U। अब देखो मैंने नंबर ऑफ एटम्स पूछ दिया, हर बार चेंज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। लाइट चली गई, दिख रहा है ना सबको। Calculate the number of atoms in a piece of iron weighing 2.8 gram। 2.8 ग्राम के पीस ऑफ आयरन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे आयरन के। हाँ, तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स की बात हो ना, जब भी नंबर ऑफ एटम्स की बात हो तो हमेशा 1 मोल पे ही सोचना कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो मैंने बता रखा है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर बताया था ना। चलो फिर बनाओ थोड़ा सा, ट्राई करो। हो रहा है। नंबर ऑफ आयरन एटम्स in a piece of iron weighing 2.8 gram। हो रहा है। हर्ष आपसे हो रहा है, रोशन, रोशन की तो आवाज ही नहीं आ रही।
हाँ ठीक है, ट्राई करो। नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने हैं। बन गया? चलो ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मोलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप सिर्फ एक ही चीज सोचना। क्या? ये चीज सोचना, 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 atoms. 1 मोल ऑफ एटम। देखो याद रखना, 1 मोल ऑफ एटम, किसी भी एटम का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर कितने सारे एटम्स होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? अब मेन ज्यादातर जितना भी है ना, सब इसी इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? हाँ हो गया। अच्छा, किसी का आंसर आया क्या? कितना है? बिल्कुल सही है। अब देखो जितना भी क्वेश्चन है, देखो 1 मोल उसका ग्राम एटॉमिक मास, उसके नंबर ऑफ एटम्स, इसी सब से रिलेटेड होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो जैसे ही नंबर ऑफ आयरन एटम्स की बात कर रहा है, तो नंबर की मतलब बात कर रहा है, मतलब यही तो है नंबर्स। जब भी नंबर ऑफ एटम्स की बात करेगा तो नंबर्स कहाँ है इस फॉर्मूले में, यही है ना नंबर्स। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालना है। ठीक है? किस में निकालना है, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन में कितना एटम्स होगा। तो मुझे बताइए, ये जो एटम होता है ये किस में होता है, 1 मोल में होता है ना। किसी भी एटम के 1 मोल में होता है ना इतना नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, सपोज आयरन की बात कर रहा हूँ, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 56 यू होता है। तो इसका ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा आयरन का, 56 ग्राम होगा। इज इट राइट और नॉट? अरे आयरन का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा, 56 ग्राम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस सिंस 6.022 into 10 to the power 23 atoms, sorry, atoms of Fe is equal to, एक मिनट थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको मैं बाद में लिखता हूँ। ऐसे लिखेंगे, सिंस 56 ग्राम ऑफ iron will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of iron। क्या लिख सकता हूँ मैं ऐसा, जल्दी बता, लिख सकते हैं क्या? यस सर नो, कुछ तो बोलो। 56 ग्राम ऑफ आयरन में इतने सारे एटम्स होंगे। 56 ग्राम का मतलब क्या होता है, अरे उस एटम का 1 मोल का वही तो वेट होता है 56 ग्राम। अरे किसी भी एटम के 1 मोल का जो वेट होता है वही तो होता है ग्राम एटॉमिक वेट। और जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है वही तो होता है 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतना एटम्स होता है। देखो एक चीज याद रखना, अब यहाँ पर वेट है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। जो चीज निकालनी होती है ना उसको राइट साइड में लिखा करो।
राइट साइड। ये एक ट्रिक है, जो भी चीज निकालनी है उसको कहाँ रख दो आप, राइट साइड में रख दो। तो हमको वेट से कंपेयर करना था, तो 56 ग्राम आयरन में कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है इतना आयरन, क्योंकि ये 1 मोल के बराबर होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, क्या होगा बताइए। डिवाइड कर दो 6.022 डिवाइडेड बाई 1 में होगा तो 56 ना, आइटम्स हो गया ना, आइटम्स ऑफ आयरन, बताओ ना। अरे 56 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में तो और कम होगा ना, 56 से डिवाइड करेंगे ना। ये आ रहा है समझ को, समझ में सबको। अच्छा 1 ग्राम में इतना है, तो हमको किस में निकालना है, 2.8 ग्राम, therefore 2.8 ग्राम ऑफ आयरन में कितने आइटम्स होंगे। अब एक में इतना है तो 28 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.8 से, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 2.8, क्या हो गया, एटम्स। ये तो है आपका आंसर ऑफ आयरन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ 2.8 है, तो इसको हम 28/10 लिख सकते हैं, तो 28 टू जा 56 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या सबको, है ना। फिर 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ चलो मैं इसको सॉल्व करके, सुनो सुनो, मैं इसको सॉल्व करके बता ही देता हूँ ना, कुछ लोग को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, रुक जाओ मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। क्योंकि देखो 10 का पावर है ना, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर क्या कर दिया, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा 2.8 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 28 इंटू 10⁻−1, 2.8 को कितने लोग बोल रहे हैं हाँ सर लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। तनिष्का, समझ में आ रहा है तनिष्का। देखो ना यहाँ 2.8 था, तो 2.8 को मैं 28 इंटू 10⁻−1 लिख सकता हूँ 2.8 को। अरे यही चीज तो है, तो 28/10 लिखो, या इसको ऊपर लिखोगे तो 10⁻−1 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 10⁻−1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 10⁻23 पहले से था, मुझे आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। समझ में आ रही है बात, ये सर नो। अब देखो ये 28 टू जा 56, और 2 बड़े आसानी से कट जाएगा इसमें, 2 3 जा 6, 0 1 1, है ना। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर, देखो 23 - 1 कितना हो जाएगा, 22। बस इतना लिख के छोड़ दो एटम्स, ये तो है आंसर। इतना ही आया था कोमल। देखो ना 23 है ना, और यहाँ 10⁻−1 है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, 23 - 1 22 हो जाएगा। ये अप्रोच कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी बताइए। हाँ फार्मूला है ना, जो आपको, जो आप लोग को चाहिए होता है, सर फार्मूला दे दो। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कोमल बिल्कुल सही बता रहे हो, कर सकते हो। जैसे देखो आप ये बोले ना कि 6.022 इंटू 10⁻23 को सर आप ऐसा कर दो, आप ये बोलो ना कि इसको 100 कर दो, यहाँ 10⁻21 कर दो, ये बोल रहे हो ना, कि 10⁻2 कर दो इसको। 100 का पावर 22, अरे 10⁻23 या 100 की पावर 22 कैसे हो जाएगा, बराबर थोड़ी ना होगा, क्या बोल रहे हैं।
कोमल नहीं, गड़बड़ गड़बड़। हाँ, 10 की पावर 23 आप कैसे बोल रहे हो बताओ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर रहे हो इसको। आप इसको ये कर सकते हो, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 21, ये कर सकते हो, तोड़ सकते हो, कितना कर सकते हो। देखो, 23 को ऐसे कर सकते हैं ना, 21 और यहाँ 2 में तोड़ सकते हैं। अब इसको 28 है, अब 28/10 कर दिया, इंटू 56 कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, है ना। और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.011। हाँ कर सकते हैं ना, देखो ना। हाँ, 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर 1, आंसर तो उतना ही आएगा। हाँ हाँ, देखो आपको ऐसे करना है कि चीजें आसानी से सॉल्व हो जाए, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, है ना। कॉम्प्लिकेट करने से भी दिक्कत आएगी ना सॉल्व करने में, क्योंकि इस टाइप का कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। मैंने बताया था ना। तो खैर करो, ये देखो 28 56 से कैंसिल आउट हो गया, नहीं तो वो कई बार आपको पूरा डिवाइड करना पड़ सकता है। हाँ तनिष्का बताओ। 6.022 को 2 से कट किया, 2 से देखो 6, देखो मैं देखता हूँ, 6.022। इसको नहीं कट किया मैंने, अच्छा कट नहीं किया, ठीक है, भूल गया था, दैट्स माई मिस्टेक। देखो अब ये आसानी से कट रहा है ना, पूरा पूरा कट जाएगा, 2 3 जा 6 पॉइंट, 0 का 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये पूरा कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा 3.01 से। ये कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? वाटिका समझ में आ रहा है? हर्ष, वाटिका, रोशन, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अगर आपको सपोज अगर कुछ दिक्कत आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं समझ गए हैं, तो आप एक बार घर पे दोबारा से सॉल्व करो, अपने तरीके से सॉल्व करो यार। हाँ, लेकिन ये कि मैं जो तरीके से किया वो समझ में आना चाहिए कि हाँ आपने जो किया है सर वो समझ में आया, नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से करता हूँ, जल्दी बताओ। वाटिका समझ में आया? वाटिका की आवाज नहीं आ रही। अच्छा वो बोल तो रही है बट आवाज पहुंच नहीं रही। आगे चले क्या? चलो मैं इसका एक रेडीमेड फार्मूला भी बता देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स निकालने इज इक्वल टू, ये ले लो, इसको फार्मूला चाहिए। जो लोग फार्मूले के, हाँ अभी और प्रॉब्लम करेंगे ना, अभी और प्रॉब्लम करना पड़ेगा ना। देखो इसमें वेराइटीज हैं। हाँ हाँ हाँ, कल भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, कल भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल ये मान के चलो, कल तो चलेगा ही, एक दिन और चलेगा। अब ये देखो, ये फार्मूला कहाँ से है, देखो नंबर ऑफ एटम्स जब भी निकालना है, इसमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स निकालना था। अरे देखो ना, आंसर क्या आया था, नंबर ऑफ एटम्स। तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो क्या करो, पार्टिकल का वेट देख लो कितना गिवन है, क्वेश्चन है पार्टिकल का वेट कितना गिवन था, जल्दी बताइए। अरे पार्टिकल मतलब नहीं, पार्टिकल मतलब आयरन का वेट क्वेश्चन में कितना गिवन था, 2.8 ग्राम ना। अच्छा, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ पार्टिकल मतलब ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ आयरन कितना होता है?
अच्छा, और इंटू एन का मतलब क्या होता है एवोगाड्रो नंबर? किससे? एल? पता नहीं, मैंने एल तो नहीं देखा। मैंने एल तो कहीं नहीं देखा। जहां तक मुझे पता है एन से ही करते हैं। हो सकता है एल से करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये एवोगाड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है ना। एन का मतलब एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो जरा वही चीज है क्या, देखो 2.8 यहाँ पर 56 और मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जिनको चाहिए कि जस्ट पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है ना। बस आपको फॉर्मूला याद होगा, वैल्यूज आप पुट कर देंगे, बट एक्चुअल में अगर क्या हो रहा है इसको समझना है तो आपको इस अप्रोच से करना चाहिए, है ना। इस अप्रोच में क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक मोल की बात हो रही है, तो एक मोल में, एक मोल का वजन क्या होता है, उसका ग्राम एटॉमिक वेट होता है, और एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। अब उसी को आगे पीछे करके आपको सॉल्व कर लेना है। आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना था, तो नंबर ऑफ एटम्स को राइट साइड में रखा, वेट को इधर रखा क्योंकि क्वेश्चन में वेट दे रखा था। तो 1 मोल में कितना होता है वेट, उसका ग्राम एटॉमिक वेट 56 ग्राम ऑफ आयरन, है ना। तो इतने 56 ग्राम ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ एटम्स, कितने बराबर होंगे, एक में निकाल लिया, फिर इसका 2.8 में निकाल लिया, बस। समझ में आ गया सबको? हाँ, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला। वाटिका की आवाज नहीं आई मुझे, पता नहीं कुछ बोलना चाह रही थी वाटिका। वाटिका अभी बोलना। हाँ, आज आ रही है बहुत, थोड़ी धीरे आ रही है आपकी आवाज। हाँ बोलो वाटिका। मैंने फुल कर लिया पूरा। समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। देखो मैं चाहता तो सीधे बोलता, देखो ये लो फार्मूला, है ना, आप खुश भी हो जाते। वाह सर वाह, क्वेश्चन में दिया हुआ था पार्टिकल का वेट बहुत बढ़ गया सर, ग्राम एटॉमिक वेट आता है सर, मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ सर आता है ना। मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, बट मैंने फार्मूला नहीं बताया, अप्रोच बताया। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अप्रोच में कभी आप फंसोगे नहीं, तो फार्मूले के चक्कर में हर बार आप सोचेंगे अच्छा नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला सबने ये बताया था, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला ये बताया था, पार्टिकल का वेट का फार्मूला ये बताया था, तो हौच पौच हो जाएगा। इसमें क्या है, बस कॉन्सेप्ट है तो कुछ भी कर लो, कहीं भी इधर से उधर। चलो इसको रब कर दें। हर्ष समझ में आया? देखो आप लोग को अगर समझ में ना आए ना, मान लो, पूछ लिया करो यार। मान लो अगर आप क्लास होने के बाद अगर कुछ आपको चीजें समझ नहीं है तो ग्रुप में पूछ लो मेरे से। चलिए इसको रब कर देते हैं। अरे यही चीज 12th में जा करके पढ़ना है, सोचो आप लोग पहले से पढ़ रहे हो क्लास 9th में, यही चीजें 11 12th में भी पढ़ना है, दोबारा से आएंगे फिर से यही सारी चीजें। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यस, हाँ एन, हाँ एन से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है इतनी। हम्म, और एन की वैल्यू इतनी पुट करनी है। हाँ एन नहीं, एन की वैल्यू इतनी रखनी है आपको, ये एन की वैल्यू है ना, वहां पे रख देना है, पुट कर देना है ये वैल्यू। इसी का समझ में आ रहा है? हम्म हम्म। अच्छा एन नॉट, देखो आप एन नॉट को हटा दो ना, मैंने एन नॉट कहाँ लिखा है, एन नॉट बताया था क्या? एन नॉट को हटा दो, सिंपल एन समझो, एन, एन को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, किसी किसी बुक में एन नॉट लिखता है, अब जैसे कोमल बता रही है कि एल है कहीं लिखा हुआ, आप सिर्फ एन समझो ना, एन का मतलब नंबर से मतलब होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, एक नंबर ही तो है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दिस मच, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है क्या? चलो फिर एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, एनसीईआरटी आपकी बुक का क्वेश्चन है,
if 1 mole of carbon atom, if 1 mole of carbon atom weighs 12 gram, 12 grams, what is the mass, comma, what is the mass of 1 atom of carbon? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, लेकिन है बहुत आसान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जब भी क्वेश्चन आता है ना उसको जरा ध्यान से पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। इफ 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, what is the mass of 1 atom of carbon? क्या बोल रहे हो? 12 यू क्या आंसर बता रहे हो? हाँ, क्या बता रहे हो, आंसर बता रहे हो? हाँ, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 यू होता है, बिल्कुल सही। हम्म, हुआ किसी का? हम्म, हम्म, बिल्कुल होता है, हाँ 1 मोल में होता है, बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ सही है। मैं फिर से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी पूरा समझ में आ जाएगा, मैं फिर से एक लाइन लिख रहा हूँ। हाँ बताओ। देखो फार्मूला, फार्मूले से समझ में नहीं आएगा किसी को, हमेशा याद रखना। बिल्कुल सही है, इतना तो सही बताया। हम्म, एकदम सही है कोमल, एग्जैक्टली राइट, यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, एकदम सही बता रही है। वाटिका, वाटिका क्या बोल रही थी वो, 12 यू क्या आंसर बोल रही थी क्या वो? देखो मैं फिर से एक चीज को बोर्ड पे रखा हूँ, फिर से लिखा हूँ, आप इसको अपनी मेमोरी में सेव कर लो। देखो अब यहाँ कार्बन एटम की बात हो रही है, तो सीधा 1 मोल पे आएंगे, किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ, चाहे वो एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, सबसे पहले लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ये किसके बराबर होगा? उस कार्बन एटम के ग्राम एटॉमिक वेट के। अरे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वजन जो होगा वो उसका ग्राम एटॉमिक वेट ही तो होगा। यस, 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 यस,
12 से नहीं, 1 एटम में निकालेंगे ना, 12 को डिवाइड करना पड़ेगा ना। अब देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये मैंने रिलेशन लिखा ना, 3 चीजें लिखी। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ये बराबर होता है ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम, या फिर ये किसके बराबर होगा, इतना एटम्स ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है ना सब आपस में। अब इसमें से देखो किसी दो को उठाना है। अब दो को देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन में वो कौन कौन सा टर्म है, वो कौन कौन सा डेटा हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर है 12 ग्राम और यहाँ है 1 एटम। देखो 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 ध्यान से देखो, ये चीज जो समझ गया है ना, उसको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं। यही चीज आपको हर बार लिखना है, हर बार अपनी कॉपी में, हर बार लिखना है। अब देखो यहाँ पर 1 एटम की बात करें तो एटम कहाँ पे है, यानी इसको उठाएंगे, इसको यूज करेंगे। और क्या वेट कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, वेट 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 12 ग्राम। देखो 12 ग्राम का मतलब क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक वेट हो गया। और 1 मोल में बता रहा है, अरे 1 मोल में तो वो बता रहा है ना कि 1 मोल का इतना होता है, तो वेट तो ही दिया हुआ ना 12 ग्राम। अब देखो कैसे करेंगे स्टार्ट, इतने एटम्स का वेट, इतने एटम्स का वेट कितना होगा, 12 ग्राम होगा क्या, जल्दी बताओ। अरे इतने एटम्स ऑफ कार्बन का वेट क्या 12 ग्राम होगा, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon is equal to 12 ग्राम। जल्दी बताओ, अरे आपसे पूछ रहा है क्या, माँ से तो पूछ रहा है ना। तो जो पूछ रहा है उसको राइट साइड में लिखेंगे, इसको कहीं लिख लो नोट में, जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं उसको हमेशा राइट साइड में लिखेंगे अगर आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना एटम्स ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा, अरे ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 1 एटम ऑफ कार्बन, इतना एटम्स ऑफ कार्बन का वेट इतना है, तो 1 का क्या होगा यार, देयरफॉर 1 एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन बराबर कितना हो जाएगा, अरे डिवाइड नहीं करोगे क्या, अरे नहीं करोगे डिवाइड। क्या, अब ये 6.022 है, मैं इसको कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट आंसर। अरे 6.022 का मतलब मैं 6 बोल दूं, 6.022 है ना, करीब करीब मैं 6 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12। मैं इसको अगर 6 ले लूँ, 6 इंटू 10 to the power 23 है ना, लेकिन आंसर अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा ऐसे। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 to the power 23, देखो यहाँ पे है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 10 to the power -23 ग्राम। अरे भाई एक एटम का वेट कितना छोटा होगा, कितना हल्का होगा, 2 इंटू 10 to the-23 ग्राम, इतना कर सकते हो है ना। बुक में थोड़ा सा लेंदी कर दिया, मतलब इसको पूरा डिवाइड कर दिया है 6.022 को 12 से, वैसे भी कर सकते हो। हाँ, या फिर आप अप्रोक्सीमेट आंसर भी लिख सकते हो। समझ में आई बात, ऐसे ही बता रहे थे, हाँ तो सही है। हम्म, लेकिन 12/समथिंग क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो मैंने ये जो टर्म लिखा है ना, इसी को तो मैंने यूज किया। यहाँ बात एटम की हो रही थी और उसके वेट से हो रही थी, तो भैया इतने एटम्स का वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है, तो एक एटम का पूछ रहा था, डिवाइड कर दिया 12। अच्छा मेरे को हर्ष की नहीं, रोशन की आवाज नहीं आई अभी तक। रोशन सो गया क्या लाइव ऑन करके, हो सकता है सो गया हो। अच्छा बाकी सब जग रहे हैं। हाँ रोशन, अभी तुम्हारा माइक्रोफोन एक्टिव हुआ है, बोल भी दो। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अरे समझ में आया, ठीक है, ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, हो सकता है कल, हाँ लग ही जाएगा ना, अभी और भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला ना मोलर कॉन्सेप्ट इस
चैप्टर की जान है ना। जो चैप्टर 3 है उसकी जान है, आत्मा है, जो कह दो सोल है। और यही सारी चीजें आपको आगे भी पढ़नी है। कॉम्पिटिशन में तो धड़ल्ले से पूछा जाता है मोरल कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फार्मूले का ज्यादा फोकस मत करो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, है ना। अंडरस्टैंडिंग से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं एक बार खुद से देखना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर कुछ दिक्कत आए तो फिर अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।